हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITA MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस एजेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन इंश्योरेंस एजेंट ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तभी MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर साथियों आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। यह सीरीज़ को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और आज का जो हमारा जो सेशन है वो है सेकंड पार्ट। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंश्योरेंस एजेंट के फोल्डर में जाकर आप इंश्योरेंस एजेंट से रिलेटेड सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हम इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट एन इंश्योरेंस कंपनी विल पे इफ़ एन इंश्योर्ड असेस इज़ डीम्ड ए टोटल लॉस। एक कंपनी अगर किसी बीमित परिसंपत्तियों के कुल आके गए नुकसान का पूरा नुकसान मानकर भुगतान करे तो ऐसी अधिकतम जो नुकसान हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस वैल्यू। तो जो इंश्योरेंस वैल्यू इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी विल पे इफ़ एन इंश्योर्ड असेस इज़ डीम्ड ए टोटल लॉस। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक कार है। कार का जब आप इंश्योरेंस कराते हैं, मान लो आपकी कार लगभग 5 साल पुरानी है, तो आप जब इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको देखा होगा कि कार की वैल्यू उसमें लिखी होती है। अगर कोई हादसा हो जाता है, कुछ मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरी तरह से डैमेज होगी या गाड़ी में आग लग गई किसी कारणवश, क्योंकि जो गाड़ी है वो फुल्ली डैमेज हो चुकी है, तो आपको जो इंश्योरेंस में जो वैल्यू दिखाई गई थी कि आपकी जो गाड़ी की जो वैल्यू है वो ये है। अगर कोई कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी आपको वो अमाउंट पे कर रही है तो दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी दैट विल हैव टू पे द इंश्योर्ड असेस ए डीम ऑफ द टोटल लॉस। अगर पूरा ही नुकसान हो गया है, अगर आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी इंश्योरेंस में जो वैल्यू है अगर वो पे कर रही है आपको, दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम अमाउंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या टर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस। निम्न में से कौन सा शब्द या शर्त बीमा व्यवसाय से निकट से जुड़ी हुई है। तो ये होती है एक्सचुरी। तो एक्सचुरी में क्या होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हो बीमा के संदर्भ में जो संभावित नुकसान या संभावित भुगतान की दृष्टि से खतरों का हिसाब लगाने वाला वो कहलाता है हमारा एक्सचुरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस टिपिकली प्रोवाइड्स कवरेज फॉर बिजनेस रादर देन इंडिविजुअल इन द इवेंट समवन इज इंजर्ड वाइल ऑन कंपनी प्रॉपर्टी। किस प्रकार का बीमा आमतौर पर व्यापार के लिए व्यक्तियों के बजाय जब उस कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कवर करता है। तो ये हमारा कहलाता है लायबिलिटी इंश्योरेंस या देयता बीमा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज टाइप ऑफ इंश्योरेंस एट मोस्ट नेसेसरी। इनमें से किस प्रकार का बीमा है वो अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो बीमा अत्यंत या बहुत ही ज़रूरी है या जो आवश्यक है वो है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती, गंभीर बीमारी हो जाती है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको कोई पे अमाउंट नहीं करनी होती, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं और अपना इलाज है वो करा सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट मेकिंग क्या है। तो रेट मेकिंग क्या होती है कि रेट मेकिंग इज़ द प्रोसेस टू एस्टेब्लिश द रेट फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस। बीमा के जो प्रत्येक वर्ग के लिए तय की गई जो दर है वो हमारी कहलाती है रेट मार्किंग। तो रेट मेकिंग या रेट मार्किंग एक तरीके से एक
ऐसा एक प्रोसेस है जिसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको एस्टेब्लिश किया गया, उसकी क्लासिफिकेशन है, उसको क्लास में डिवाइड किया गया है कि इस रेंज से इस रेंज की जो क्लास है वो इसमें आएंगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वैल्यू है तो इस क्लास में आएगा। तो उसने क्या है कि प्रत्येक जो बीमा की जो रेट्स है उसको एक क्लासीफाई किया गया है अलग अलग क्लास के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंगल पेमेंट मेड एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड अपोज टू ए नंबर ऑफ स्मॉलर पेमेंट और इंस्टॉल कार्ड। जब छोटे भुगतान या किस्त के रूप में किए गए भुगतान के विरुद्ध एक निश्चित समय पर किया गया अकेला भुगतान है वो क्या कहलाता है। मान लो हमने कोई पॉलिसी ली गई है, 5 साल तक कोई पॉलिसी ली गई है, अगर हम प्रत्येक मंथ 2,500 रुपये पे करते हैं तो वो एक कहलाती है हमारी जो स्मॉलर पेमेंट। क्योंकि उसके लिए क्या है कि हम हर महीने कुछ पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लमसम अमाउंट दे दे, या तो 1 साल के लिए या हो सकता है 5 साल के लिए हमने एक ही बार है वो पैसे लगा दिए। जैसे आप स्कूल में अपने बच्चों की फ़ीस भरने जाते हैं तो एक होता है कि आपको पर मंथ फ़ीस करनी हो, एक पूरी साल की आप इकट्ठी फ़ीस भर दे। तो ऐसी जो सिंगल पेमेंट वो कहलाती है हमारी लमसम अमाउंट या एक मुश्त राशि। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। तो जो सिंगल पेमेंट मेड ए पर्टिकुलर टाइम एंड अपोजिट टू द नंबर ऑफ स्मॉलर पेमेंट और इंस्टॉल इज कॉल्ड द लमसम अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these spendings are included when calculating the month's expenses for your client। इनमें से कौन सा खर्च आपके ग्राहक के लिए महीने के खर्च की गणना करते समय शामिल किया जाता है। तो जब भी हम अपने जो खर्चों को कैलकुलेट करते हैं, मंथ वाइज कैलकुलेशन जब की जाती है तो हमने कितना भोजन और राशन पर खर्च किया, कितना हमने किसी पार्क में गए, घूमने गए या फिल्म देखने गए, कितना एंटरटेनमेंट या वकेशंस में या छुट्टियों में कितना पैसा खर्च हुआ। और बहुत से खर्चे होते हैं जैसे बच्चों की फ़ीस है या और भी काफ़ी तरह के खर्चे हैं। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेंसेस की तो इन चीज़ों या को हम इंक्लूड करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज दीज द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट ऑर्डर एज पर कैपिटल नीड एनालिसिस स्टैंडर्ड्स। तो आइडियल, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट एंड पेन। तो पूंजी आवश्यक विश्लेषण मानकों के अनुसार इन्हें उच्च से निम्न क्रम में लगाइए। आदर्श, आराम, बेचैनी और दर्द। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो सही क्रम है हाईएस्ट टू द लोवेस्ट ऑर्डर एज पर कैपिटल वो होता है हमारा आइडियल, फिर होता है कंफर्ट, फिर होता है डिस्कम्फर्ट, फिर होता है पेन। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। आइडियल, कंफर्ट, देन डिस्कम्फर्ट, देन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एज इज इम्पोर्टेंट इन द ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर। क्या आयु मानव जीवन मूल्य संकलन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो एज होती है वो है जो करंट एज है और हमारी रिटायरमेंट आयु क्या है। तो आज प्रेजेंट हमारी उम्र कितनी है और जो हमारी जो रिटायरमेंट होगी या सेवानिवृत्ति की आयु वो किस एज में होगी। तो दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, बोथ ए एंड बी। करंट एज एंड रिटायरमेंट एज इन दोनों एज को इंक्लूड किया जाता है जब ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इन द ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर। मानव जीवन मूल्य संगणना में निम्न में से कौन सा एक कारक है वो इसको इंक्लूड किया जाता है, किस फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। तो हमारी सेविंग कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, हमारी जो लेनदारी है, लायबिलिटीज़ है वो कितनी है। तो इन फैक्टर के द्वारा हम ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो इनकम है हम कितना कमा रहे हैं, कितना हम उसमें से बचा रहे हैं और कितना हमारे पर ऊपर कर्जा है या बैंक से या किसी दूसरे पर्सन से लिया हुआ है। तो इन सभी को इंक्लूड कर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेन प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। निम्न में से कौन सा जीवन बीमा के मुख्य उत्पाद से संबंधित नहीं है। तो ये होता है हमारा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है वो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस उससे रिलेटेड नहीं है।
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो साथियों, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो तो पहले चारों ऑप्शनों को आराम से पढ़ना। अगर मैं सभी ऑप्शन आपको पढ़कर बताऊंगा तो उससे क्या है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी होंगी और आप बोरियत महसूस करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हो तो वीडियो को पॉज करके पहले अच्छे से क्वेश्चन को खुद पढ़कर खुद से आंसर देने की कोशिश करना। सारे ऑप्शनों को एक बार ज़रूर पढ़ना। उससे क्या है कि आपकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है तो आंसर आपको ठीक ठीक लग रहे हो तो उसमें से जो मोस्ट करेक्ट है वो कौन सा है, तो बाकी आपको आंसर मैं बता ही रहा हूँ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंच लाइन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी निम्नलिखित में से किस संगठन के विज्ञापन की जो पंच लाइन है या पंच पंक्ति है वो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जो लाइन है या पंच जो लाइन है ये किसकी है, ये है LIC की या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लाइन है। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, आपने ऐड भी देखी होगी LIC की। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ टू। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है वो किसके बारे में है। तो जीवन बीमा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मीटिंग एंड इंश्योर फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द इवेंट ऑफ द डेथ। मृत्यु की स्थिति में जो बीमाकृत या वित्तीय प्रबंधता को पूरा करना। तो अभी मान लो हमने कोई पॉलिसी ली गई है, हमारी डेथ हो जाती है तो हमें कितना अमाउंट मैच्योरिटी मिलेगा, कितना हमने डिपॉजिट किया है, तो उस फाइनेंशियल कैलकुलेशन या अपने कमिटमेंट को पूरा करना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द मेन पर्पज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैज़ नॉट बी लॉन्च बाय द LIC। इनमें से किस बीमा उत्पादकों को LIC द्वारा शुरू नहीं किया गया है। तो LIC की काफ़ी अपनी योजनाएं चलाता रहता है, जैसे जीवन अव्यय है या बाल कैरियर योजना है या जीवन सरल है। तो ये जो सारी योजना ये LIC द्वारा चलाई गई है। लेकिन महालाइफ गोल्ड योजना, तो ये जो प्लान है ये LIC द्वारा नहीं चलाया गया है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैज़ ए राइट टू सेल एन एसेट एट ए स्पेसिफिक पीरियड फॉर प्री डिटरमाइनिंग प्राइस इज क्लासिफाइड एज। अनुबंधन के एक प्रकार के रूप में जिसमें अनुबंधन कारक का अधिकार है कि मूल्य निर्धारण के लिए विशिष्ट अवधि में किस जो भी हमारी एसेट्स है या संपत्ति है उसको स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा ऑप्शन या फिर विकल्प है कि हमें किस चीज़ को खरीदना है, किस चीज़ को बेचना है। तो एक तरह का ये कहलाता है ऑप्शन। तो ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर होल्ड इज राइट टू सेल द असेट्स एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ प्री डिटरमाइनिंग प्राइस इज कॉल्ड एन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फाइनेंशियल प्लानिंग द मोस्ट हाई ऑप्शन प्राइस विल लीड टू। वित्तीय योजनाओं में सबसे उच्च मूल्य विकल्प के लिए हम क्या चुनेंगे। तो हम चुनेंगे लॉन्गर ऑप्शन पीरियड, लंबे अवधि के लिए। अगर हमें मान लो हम म्यूचुअल फंड या किसी में भी हम सेविंग करते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म सेविंग करते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलता है या परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा हाई मिलता है। सो इन द फाइनेंशियल प्लानिंग द मोस्ट हाई ऑप्शन प्राइस विल लीड टू द लॉन्ग ऑप्शन पीरियड। तो जो भी हमें सेविंग करनी है वो हमेशा लंबे समय तक करनी चाहिए ताकि हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिले वो हाई मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फाइनेंशियल प्लानिंग द फॉर्मूला मैक्स द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक माइनस द स्ट्राइक प्राइस कोमा 0 इज इशू टू कैलकुलेट। जो वित्तीय योजनाओं में जो फॉर्मूला मैक्स करंट स्टॉक का जो मूल्य टू द और स्ट्राइक मूल्य 0 द्वारा किसके मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जब भी हमें एक्साइज वैल्यू को या एक्सरसाइज वैल्यू या उपयोगी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो इसका हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। भारत में जो आयकर है वो कैसा है या किस प्रकार का है। तो भारत में जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो एक डायरेक्ट है और प्रोग्रेसिव है, प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील है। तो जो इनकम टैक्स लगती है, जैसे मान लो कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, वहाँ से वो सैलरी ले रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो एक डायरेक्ट है, मतलब खुद के ऊपर जो टैक्स लग रहा है
वो हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं। अब मान लो हम मार्केट में जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे में टैक्स है, दे तो हम रहे हैं लेकिन लग किसी पर आया है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो हम पे लगे और हम ही पे करें तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और प्रोग्रेसिव का मतलब वो उसकी अमाउंट है वो हर साल बढ़ती रहती। तो इनकम टैक्स इन इंडिया इज ए डायरेक्ट एंड द प्रोग्रेसिव टैक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the objective of bank regulation and the emphasizes the vary between the jurisdictions. The most common objective are बैंक विनियमन के उद्देश्यों में किन बातों पर जोर दिया जाता है जो विभिन्न क्षेत्राधिकार के बीच बदलते हैं और सबसे आम उद्देश्य है। तो ये होता है हमारा जो सारे ही ऑप्शन है वो सही है। तो जो प्रूडेंशियल है वो होता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द रिस्क टू विच द बैंक क्रेडिटर आर एक्सपोज, to avoid the misuse of the bank, to reduce the risk of the banks being used for the criminal purpose, या credit allocation to direct the credit in the favored section। तो ये जो सभी ऑप्शन है वो सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर इरेगुलरिटीज मीन्स, जो मुख्य अनियमितताएं हैं वो कौन सी है। तो मुख्य जो अनियमितताएं होती है वो होती है एन इंटेंस ऑफ सस्पेक्टेड मटेरियल फ्रॉड कमिंग टू द नोटिस इन ऑडिट। ऑडिट में नोटिस के लिए आ रही संदिग्ध सामग्री या धोखाधड़ी की मिसाल। तो जब भी हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के अंदर कोई भी अगर हमने कोई गलती की हुई है तो वो गलती क्या है कि ऑडिट के दौरान पकड़ी जाती है। एंड इंस्टेंट टू द करप्शन कमिंग टू द नोटिस इन ऑडिट, ऑडिट में नोटिस को लेकर रहा भ्रष्टाचार को भी पकड़ा जा सकता है। इरेगुलरिटी ऑफ द सीरियस नेचर इन्वॉल्व इन द पब्लिक फंड, गंभीर प्रकृति के सार्वजनिक धन को शामिल करने की अनियमितता। तो ये है मेजर इरेगुलरिटीज़। तो सारे ही सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स ए डेफिनिट ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और प्रोफेशनल एसोसिएट्स और एम्प्लॉइज ऑफ ए पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। तो बीमा में किस प्रकार के लोगों को एक परिभाषित समूह में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर कोई भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन या एक मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी है जो जिसमें काफ़ी मेंबर है और प्रोफेशनली एसोसिएटेड है। और एक तरीके से ये भी हो सकता है कि जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉइज़ की एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रखा हो उसने, किसके लिए, इंश्योरेंस को कवर करने के लिए। तो ये हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है ग्रुप इंश्योरेंस। तो ग्रुप इंश्योरेंस इज ए इंश्योरेंस दैट कवर ए डेफिनेट ग्रुप ऑफ पीपल। वो पीपल कहाँ पे हो सकता है, किसी सोसाइटी में भी हो सकता है, यहाँ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये कहलाता है हमारा ग्रुप इंश्योरेंस या समूह बीमा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास्टर पॉलिसी होल्डर ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप इन बेसिकली। एक नियोजकता कर्मचारी समूह के मामले में एक समूह जीवन बीमा योजना के मास्टर पॉलिसी का धारक है वो मूल रूप से है। तो ये कहलाता है हमारा एम्प्लॉयर या फिर नियोजकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्रुप पॉलिसीज द एवरेज प्राइसिंग पर पॉलिसी इज। ग्रुप बीमा पॉलिसी में प्रति पॉलिसी का जो औसत मूल्य है वो क्या है। तो ये होता है लोअर एंड दस इज प्रीफर, कम और इसे एक तरीके से पसंद किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा ग्रुप बीमा का एक उदाहरण या प्रकार नहीं है। तो ये होता है शेयर्ड। तो शेयर इज नॉट ए टाइप ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द स्पेसिफिक पावर दैट द एजेंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरर। वह विशिष्ट अधिकार जो एक बीमा कंपनी से प्राप्त करता है और उसे हम किस नाम से संदर्भित करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एक्सप्रेस अथॉरिटी। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी या प्राधिकारी रेफर्स टू द स्पेसिफिक पावर दैट द एजेंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रोकर्स।
इनमें से जो दलालों के बारे में क्या कथन है वो सच्चे नहीं है। तो द ब्रोकर हैज़ द लीगल अथॉरिटी टू बाइंड द इंश्योरर, दलालों को बीमाकर्ता से बांधने का कानूनी अधिकार। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो ब्रोकर होता है, बीच का जो दल्ला होता है जिसके थ्रू हम पॉलिसी लेते हैं, वो आपको किसी चीज़ के लिए बाउंड कर दे, ऐसा कहीं मतलब लीगली सही नहीं है। तो द ब्रोकर हैज़ द लीगल राइट टू बाइंड द इंश्योरेंस, दैट इज़ इनकरेक्ट या नॉट ट्रू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरियर एजेंट आर फुल टाइम एजेंट हु यूजुअली रिप्रेजेंट वन इंश्योरर एंड आर पेड ऑन ए कमीशन बेसिस, दे लाई अंडर। तो कैरियर एजेंट पूर्णकालिक एजेंट है जो आमतौर पर एक बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें कमीशन द्वारा मेहनताना दिया जाता है। तो वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पर्सनल सेलिंग सिस्टम या व्यक्तिगत विकृत प्रणाली। तो कैरियर एजेंट आर फुल टाइम एजेंट होते हैं हु यूजुअली प्रेजेंट द वन इंश्योर एंड पेड ऑन द कमीशन बेसिस, उनका जो जितनी पॉलिसियाँ बेचते हैं उनके हिसाब से उनका कमीशन होता है और वो फुल टाइम वर्किंग करते रहते हैं। तो उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सेलिंग सिस्टम। तो राइट आंसर हो हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग। इनमें से कौन सा लाभ है जीवन बीमा विपणन में नहीं आता है या मार्केटिंग के अंतर्गत नहीं आता? तो ये होता है एन एजेंट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू सेल द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, एक एजेंट की सेवा को जटिल उत्पादकों को बेचने की आवश्यकता। दैट इज़ नॉट एन मेन एडवांटेज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इन द मार्केटिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ए मेजर जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत के निजी क्षेत्र के प्रमुख सामान्य बीमा व्यापार से संबंधित नहीं है? तो ये हमारी होती है द ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी। आपने बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना होगा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, रॉयल सुंदरम का नाम सुना होगा, लेकिन द ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी कोई कंपनी नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो सहकारी बैंकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इट हैज़ ए 3 टायर सेटअप। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग सत्य है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। इसमें क्या है कि 3 स्तरीय सेटअप है। तो एक तरीके से जो सेटअप होता है, एक होता है विलेज लेवल पे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, गांव लेवल पे, जनपद लेवल पर और राज्य लेवल पर। एक होता है PACS। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। P फॉर प्राइमरी, A फॉर एग्रीकल्चरल, C फॉर क्रेडिट एंड S फॉर सोसाइटीज़। तो ये जो होती है ये होती है हमारी विलेज लेवल पर। और एक होता है CCB, ये होता है सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एक होता है SCB, इसको हम बोलते हैं स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक, तो ये होते हैं हमारे स्टेट लेवल पर। तो PACS होते हैं हमारे विलेज लेवल पर, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ये होते हैं हमारे स्टेट लेवल पर। तो PACS आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसकी। तो PACS स्टैंड फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, CCB स्टैंड फॉर सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक और SCB स्टैंड फॉर स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द FDI रेफर्स टू। FDI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो FDI स्टैंड फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए ट्रू स्टेटमेंट्स। इनमें से जो कौन सा कथन है वो सत्य है? तो ए बैंकर डज नॉट एडवांस लोन ऑन द प्रॉपर्टी अनलेस इट एंश्योर अगेंस्ट द लॉस और द डैमेज। बैंक किसी संपत्ति पर जब तक अग्रिम ऋण है वो नहीं देता है जब तक कि उसका नुकसान और क्षति के जो खिलाफ है वो बीमा नहीं किया जाता है। तो भी हम मान लो कहीं एक
होम लोन लेने जाते हैं, किसी प्लॉट लोन लेने जाते हैं, तो बैंक है वो जब तक हमें लोन प्रोवाइड या रुपए नहीं देता है, जब तक वो वेरीफाई ना कर ले कि ये प्रॉपर्टी हो सकता है किसी और पार्टी के नाम हो या थर्ड पर्सन के नाम हो, आपके नाम है या नहीं। अगर आप मान लो उस लोन को नहीं भरते हो तो आप उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे। तो एज ए सिक्योरिटी कुछ ना कुछ वो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने अंदर। तो बैंक डज नॉट एडवांस लोन ऑन द प्रॉपर्टी अनलेस इट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस और द डैमेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नोन एज द इंश्योरेंस ऑफ part of one insurer risk by the other insurer who accept the risk probability for a mutual accepted premium। तो किस अन्य बीमाकर्ता द्वारा एक बीमाकर्ता के जोखिम के हिस्से के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये हमारा होता है री इंश्योरेंस या पुनर्बीमा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो री इंश्योरेंस इज नोन एज द इंश्योरेंस of the part of one insurer risk by the other insurer who accept the risk probability for a mutual accepted premium। Next question is a foreign company willing to operate in India can engage in the same through any branch established in India। एक विदेशी कंपनी जो भारत में काम करना चाहती है वह उसी के साथ भारत में स्थापित किसी शाखा में संलग्न हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस या पुनर्बीमा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज फॉर अंडर राइटिंग। तो किस पद्धति का उपयोग और अंडर राइटिंग के लिए किया जाता है। तो अंडर राइटिंग का मतलब होता है इट इज़ द मेन लिंक बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योरेंस सेल एजेंट। जो से एजेंट होते हैं हमारे इंश्योरेंस के और जो कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी उसके आपस में लिंक होता है उन दोनों के बीच। तो ये हमारा कहता है अंडर राइटिंग। तो न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड इज ए मेथड विच इज़ यूज फॉर द अंडर राइटिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 संख्यात्मक रेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर an individual cannot select to anti-select against the native insurer। किसके तहत कोई व्यक्ति मूल बीमाकर्ता के खिलाफ विरोध चयन है वो नहीं कर सकता। तो ये कहता है हमारा ग्रुप इंश्योरेंस। अंडर ए ग्रुप इंश्योरेंस एन इंडिविजुअल कैन नॉट सेलेक्ट टू एंटी सेलेक्ट अगेंस्ट द नेटिव इंश्योरर। कोई भी मान ले ग्रुप में हमने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंडिविजुअल हम किसी भी चीज़ को कोई क्राइटेरिया बनाया है अगर ग्रुप में तो ग्रुप को ही फॉलो करना पड़ता है, इंडिविजुअल को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई एक व्यक्ति उसका विरोध करता है तो वो कुछ नहीं कर सकता उसके खिलाफ। तो राइट आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ग्रुप इंश्योरेंस या सामूहिक बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफर्स टू द पॉलिसी दैट वर्क्स टुवर्ड्स द कंपनसेटिंग द पॉलिसी होल्डर इन सच ए मैनर दैट द सफरर रिमेन्स एट द सेम पोजिशन एज अर्लियर। एक पॉलिसी को संदर्भित करता है जो पॉलिसी धारक को इस तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए जो स्थितियाँ हैं वो जो पहले थी उसको कंपनसेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो इंडेमनिटी रेफर टू ए पॉलिसी दैट work towards the compensating the policy holder in such a manner that his sufferer remains at the same position as the earlier। इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति का मतलब है कि उसके नुकसान की भरपाई करना। मान लो कोई कंपनी या कोई मान लो कोई नुकसान हो जाता है किसी कारणवश और अगर उसकी जो पॉलिसी ले रखी है तो जो कंपनी है या पॉलिसी देने वाला है अगर उसकी पैसों की फाइनेंशियल हेल्प कर देता है तो एक तरीके से कह सकते हैं हम उसकी जो क्षतिपूर्ति है उसका जो नुकसान का जो भुगतान है वो पूरा हो चुका है और अपनी वो सेम सिचुएशन या जो पहले सिचुएशन थी जिस कंडीशन में वो रह रहा था उस पर पहुंच गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ विच प्रोडक्ट। जो बीमा है वो एक प्रकार का कैसा उत्पाद है। तो इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ कॉन्टीजेंसी या आकस्मिक उत्पाद है या प्रोडक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नोन एज द पूलिंग। किसको
एकत्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है। तो जो म्यूटेलिटी होता है या पारस्परिक करता होता है विच इज़ नोन एज द पूलिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड रेगुलेशन ऑफ IRDA। इनमें से कौन सा IRDA का जो वैध नियम है वो नहीं है। तो IRDAI स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर दूसरा हो सकता है अगर पीछे आई लगा हुआ है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मान लो कोई भी हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर कोई ऐसा कोई IRDA के नियम के अकॉर्डिंग ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको वो पॉलिसी जो रिन्यूअल की जो पॉलिसी है उसका नोटिस आपको सेंड करेगा, पॉलिसी नवीकरण के लिए नोटिस भेजता है। हालांकि आजकल जो कंपनियां हैं वो नोटिस आपको व्हाट्सएप पे या आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं या आपके घर पे भी लेटर पोस्ट कर देते हैं, ताकि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि जो आपने पॉलिसी या जिस कंपनी से पॉलिसी ली हुई है आप दूसरी कंपनी की पॉलिसी ना खरीद लें। तो इसलिए आपको एक तरीके से रिमाइंडर करते हैं कि आपकी पॉलिसी है वो एक्सपायर होने वाली है और एक्सपायर डेट है, तो आप उससे पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई मतलब IRDA के नियम या कानून में ऐसा कोई वैध नियम नहीं है कि आपको वो कंपलसरी सेंड करेगा, सेंड ए पॉलिसी फॉर द रिन्यूअल ऑफ द नोटिस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस इज मस्ट हैव ए एवरी वर्किंग इंडिविजुअल। तो जो बीमा काम कर रहे हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा, तो वो जो बीमा आवश्यक होता है एक तरीके से जो भी आदमी काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए जो बीमा होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस है। कोई भी आदमी काम कर रहा है तो वर्किंग पर्सन के लिए जो इंश्योरेंस होता है खुद के लिए कल को कोई बीमारी हो जाए तो एक तरीके से वो क्या है कि हेल्थ बीमा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। या एक हो सकता है होम इंश्योरेंस है, जो घर का जो बीमा है वो हर आदमी को करा लेना चाहिए कोई भी नुकसान से भरपाई से बचने के लिए। अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर किसी असेट्स की बात करते हैं तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं होम इंश्योरेंस। तो ये भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ALM बेस्ड ऑन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो ALM स्टैंड फॉर असेस लायबिलिटी मैनेजमेंट, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ रिस्क इज, जोखिम का आधार क्या है। तो जोखिम का जो आधारक है वो है संभावित नुकसान या प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज एन इन्वेस्टमेंट। निम्न में से कौन सा बीमा और साथ ही एक निवेश का एक संयोजन है। तो ये होता है हमारा जो मेन जो कॉम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस का और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। मतलब मान लो कोई हमने पर मंथ हम पे कर रहे हैं तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट तो जा ही रही है, तो हमें रिटर्न भी मिलेगा और साथ में हमारा इंश्योरेंस भी कवर हो रहा है। तो ये कहलाता है हमारा ULIP या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस। निम्न में से कौन सा व्यापक रूप से एक बीमा का एक उदाहरण है। तो जो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कह सकते हैं, जो गाड़ियों का जो इंश्योरेंस होता है वो एक तरीके से ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस के एक एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द पीपल यूजुअली कैलकुलेट द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। क्यों लोग आमतौर पर एक मानव जीवन की गणना करते हैं। तो मानव जीवन की गणना इसलिए कैलकुलेट की जाती है इंश्योरेंस के अंदर, मेनली टू सी हाउ मच इंश्योर डज वन नीड, मुख्य रूप से देखने के लिए कि वे कितने बीमा की उसको ज़रूरत है। तो इसलिए उसकी एज को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट जो प्लान होते हैं वो एज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अगर उसकी एज उस में फिट हो रही है तो वो उस प्लान के बारे में बता सकता है, इसलिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एड वैलोरम ड्यूटी इज ए टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। एक यथा मूल्य शुल्क
कर के लिए कौन सा एक आधार है? तो यथा मूल्य शुल्क के लिए जो आधार है वो है द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक वस्तु की कीमत। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो जो टैक्स होता है एक तरीके से जो एड वैलोरम जो ड्यूटी टैक्स है इज ए टैक्स हुज अमाउंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन और द प्रॉपर्टी। तो ये कहलाता है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक वस्तु की कितनी कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट वाज मेड बाय CAG ऑफ इंडिया अंडर द पावर कन्फर्म्ड बाय या कन्फर्म्ड ऑन हिम बाय ऑफ CAG DPC एक्ट 1971। तो लेखा परीक्षा और लेखा का विनियमन की जो धारा है कैग की, उस DPC अधिनियम 1971 द्वारा किसे एक तरीके से कंफर्म किया गया है। तो यहाँ जो CAG होते हैं, CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और जो DPC लिखा हुआ है पीछे इसका जो मतलब होता है ये होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। DPC स्टैंड फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी और कैग स्टैंड फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जो इसकी जो धारा है वो है सेक्शन 22 या सेक्शन 23। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैग ऑफ इंडिया अंडरटेक द ऑडिट विच आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज। भारत के जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का जो लेखा परीक्षक जो मोटे तौर पर वर्गीकृत होता है। तो कैग है, कैग को हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसमें क्या होता है कि कैग क्या करता है, ऑडिट करता है, किसकी, फाइनेंशियल की करता है, कॉम्प्लेक्स ऑडिट करता है, परफॉर्मेंस। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं वित्तीय लेखा परीक्षा, अनुभाग लेखा परीक्षा और प्रदर्शनी लेखा परीक्षा। तो ये सब किसके द्वारा की जाती है, एक की जाती है कैग के द्वारा। तो इनको मेनली कैटेगराइज किया गया है। तो कैग ऑफ इंडिया अंडरटेक द ऑडिट that are broadly categorized as the financial audit, compliance audit and the performance audit। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।